बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैंने क्लास में जो है वो आपको को 3 सवाल करने के लिए दिए थे घर से, जिसमें से एक सवाल जो है वो इसका है मटेरियल के रेलेवेंट कॉस्ट का। तो सबसे पहले इसमें हम सर रीड करेंगे इसमें मांगा क्या एग्जामिनर ने। सर इसमें मांगा एग्जामिनर ने रिक्वायरमेंट में यह है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल्स प्राइस यूजिंग द फॉलोइंग असम्पशन। इसका मतलब है मुझे ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट में ऊपर की जितनी डिटेल्स हैं उसमें सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है। ठीक है जी। तो अगर मैं सबसे पहले देखूँ क्या है जनाब, 1 year कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड टू मलाइका इंडस्ट्रीज विच विल यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग मशीन दैट इज ओनली सूटेबल फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट्स। The machine cost 275,000 4 years ago and has been depreciated by 60,000 rupees per annum on a straight line basis and a book value of 35,000। देखिए एक चीज़ याद रखें, डिसीजन मेकिंग में हिस्टोरिकल कॉस्ट एक रेलेवेंट चीज़ होती है। मशीन मैंने 2,75,000 रुपये की किसी ज़माने में ख़रीदी होगी, ठीक है, मैं उसको स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट कर रहा था तो बुक वैल्यू 35 आ रही है। अगर मैं उसको किसी और बेसिस पे डेप्रिशिएट करता तो शायद ये बुक वैल्यू कुछ और होती। तो इसका मतलब ये बुक वैल्यू एक इररेलेवेंट चीज़ है ऐसे डिसीजन के लिए जो आप आगे लेना चाह रहे हो। मेरे लिए ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि ये मशीन जो मैं प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मार्केट में कितने की बिकेगी अगर इसको मैं अभी बेचना चाहूँ। तो सर वो एग्जामिनर आगे बता रहा है कि द मशीन कुड नाउ बी सोल्ड फॉर ₹47,500 और इन 1 year's टाइम फॉर ₹4,000। इसका मतलब है अगर मैं इस मशीन को आज बेचूँ तो 47,000 रुपये मिले, और सर अगर इसको मैं आज ना बेचूँ, इसको मैं सर थोड़ा सा मतलब एक साल रुक के बेचूँ, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ करने के बाद बेचूँ तो 4,000 की बिकेगी। इसका मतलब है इस मशीन को 1 साल रोकना इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी के पास जो 43,000 रुपीज़ 43,500 आ सकते थे वो रोक रहे हैं। यानी कंपनी इसको आज 47,500 में बेच सकती है, 1 साल बाद बेचेगी तो 4,000 में बेचेगी। तो इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल करने की वजह से इसकी वैल्यू में 43,500 का डिक्लाइन आया। ठीक है जी, और ये मेरे लिए एक रेलेवेंट कॉस्ट है। तो सर अगर मैं सवाल को सॉल्व करना शुरू करूँ तो मैं आपसे ये कहूँगा जनाब, सबसे पहले मेरे पास रेलेवेंट कॉस्ट है जनाब मशीन की वैल्यू में डिक्लाइन है 43,500 का। ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है जनाब 4 टाइप्स ऑफ मटेरियल आर वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एज फॉलोज। सर 4 टाइप के मटेरियल 071, 076, 079 और 085। ठीक है जी। मैं अगर सबसे पहले पढ़ूँ सर मटेरियल 071 को, नीचे उसके बारे में एग्जामिनर मुझे बता रहा है कि मटेरियल 071 एंड 085 आर इन रेगुलर यूज़ विद इन द फर्म। सर जब आप ये वर्ड सुन लेना रेगुलर यूज़ में तो सीधी सी बात है सर, अगर आपने कंपनी में जो एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल पड़ा है वो उठा के अपने नए प्रोजेक्ट पे डाला तो सर आपको कंपनी के लिए रॉ मटेरियल ख़रीद के लाना पड़ेगा बाकी की प्रोडक्ट्स के लिए जो उसकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो सर इसके लिए हमेशा रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, मार्केट प्राइस होगी। आए तो अगर हम 071 और 085 को तो एटलीस्ट इनकॉर्पोरेट कर लें अपने एनालिसिस में। मटेरियल 071 एंड मटेरियल 085। ठीक है जी। सर मुझे इसकी क्वांटिटी जो चाहिए वो चाहिए, रिक्वायर्ड है 450। अच्छा मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ कितना है 1200, मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, मुझे जितना चाहिए वो रेलेवेंट है। और सर इसकी करंट मार्केट प्राइस है 17। तो सर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 17 से तो मेरे पास ये अमाउंट आती है। दूसरी चीज़ सर 085 वो कह रहे हैं जनाब 1200 यूनिट्स हमें चाहिए, 1800 पड़े हैं, तो सर मुझे 1200 से ही लेना देना है। ठीक है जी। और इसकी करंट बाइंग प्राइस है 13.25। ठीक है जी। अब अगर मैं कॉस्ट निकालूं तो ये निकलती है सर। अब मटेरियल 071 के बारे में तो ये लिखा था, 85 के बारे में लिखा था। मटेरियल 076 के बारे में कह रहा है कुड बी सोल्ड इफ़ नॉट यूज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है सर इसको आपने एनआरवी पे रखना है, एनआरवी पे वो करना है सर, कॉन्ट्रैक्ट में एलोकेट करना है, क्योंकि सर हमारे पास का और कोई यूज़ नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होता तो हम उसको उठा के बेच देते। तो प्रोजेक्ट की वजह से हम लूज़ क्या कर रहे हैं सर, प्रोजेक्ट की वजह से हम लूज़ कर रहे हैं सर 1250 यूनिट्स चाहिए ना। तो सर मैं 200 यूनिट तो मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, अवेलेबल इन स्टॉक, और मुझे 1050 यूनिट्स मार्केट से बाय करने पड़ेंगे। तो सर कुछ का तो आप ले लें एनआरवी, और करंट रीसेल प्राइस है 40.5। ठीक है जी। और दूसरे को आपने मार्केट से ख़रीदना है और उसकी करंट बाइंग इन प्राइस है 42। ठीक है जी। तो सर मेरे पास ये मटेरियल अराउंड इतने और इतने का आ गया। ठीक है जी। अब सर मैं बात करता हूँ मटेरियल 079 की। 079 के बारे में सर एग्जामिनर कह रहा है कि देयर आर नो अदर यूजेज ऑफ 079 विच हैज़ बीन डीम्ड टू बी ऑब्सोलीट। अब ऑब्सोलीट का मतलब है कुछ भी मार्केट से नहीं खरीद के दे, मतलब मार्केट में ये आप बेचने जाओ तो 1 रुपये भी
मिलेगा। लेकिन ऊपर एग्जामिनर ने सर करंट रीसेल प्राइस दी हुई है इसकी 42। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि रीसेल प्राइस एग्जामिनर ने दी हुई है ऐसे रॉ मटेरियल 079 की कि जिसमें कोई डैमेज ना हो, जो बिल्कुल ठीक हो। और चूंकि ये नीचे वाला मटेरियल जो जो हमारे पास पड़ा है, जो रेफर्ड मटेरियल है सर, वो डैमेज हो चुका है, ऑब्सोलीट है। तो सर मैं उसकी NRV ले रहा हूँ 0। ठीक है जी। अब मुझे चाहिए कितने यूनिट्स हैं सर? चाहिए मुझे 800 यूनिट्स और मेरे पास 3000 पड़े हुए हैं, तो सर मुझे मार्केट से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। ये तो हो गया मेरे पास सर मटेरियल की रिक्वायरमेंट। अब मैं लेबर पे आऊँ तो कह रहा है सर स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर के कुछ आर्स चाहिए 1350 और 1276। सर मैं एक छोटा सा टेबल नीचे बना लेता हूँ स्किल्ड। ठीक है जी। मैं अगर आपसे कहूँ जनाब आर्स कौन से वाले, फर्स्ट 6 मंथ्स के, फिर आर्स है मेरे पास सर लास्ट 6 मंथ्स के। ठीक है जी। तो सर मेरे पास स्किल्ड आवर्स जो है वो फर्स्ट 6 मंथ्स के हैं कितने सर? फर्स्ट 6 मंथ्स के आवर्स हैं मेरे पास बेटा जो रिक्वायर्ड है 1350 सर, अनस्किल्ड में 1400, ये सेमी स्किल्ड में 1400 और 1225 सर। ये मैं रैंक कर देता हूँ इनको। ये है जनाब सेमी स्किल्ड और ये है मेरे पास अनस्किल्ड। ठीक है। अब हमने यहाँ रेलेवेंट रेट्स लेने। ठीक है, वो अभी हम देख लेते हैं रेलेवेंट रेट्स हैं क्या। ठीक है जी। सर मेरे पास यहाँ आर्स आ रहे हैं 1276, यहाँ आर्स आ रहे हैं 1225 और यहाँ आर्स आ रहे हैं मेरे पास 1400। अब देखिए सर स्किल्ड आर्स के बारे में क्या कह रहे हैं। स्किल्ड आर सर स्किल्ड आर के बारे में कह रहे हैं, इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर इन फर्स्ट 6 मंथ्स ओनली। Therefore, for the purpose of this contract, skilled labor will have to be diverted from other works from which a contribution margin of 7.5 per hour is earned net of wage cost. अब सर देखिए हमने क्लास में ज़रा सा इसको डिस्कस किया था कि जब आप एक काम करने जाते हैं और आपको एक दूसरा काम बंद करना पड़ता है। ठीक है जी। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूँ सर आपको एक काम करने जाना पड़ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर आप स्टार्ट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट ए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ए आपका चल रहा है। ठीक है, इस पर आप कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो सर पर यूनिट से 10 रुपये का। ठीक है जी। अब ये एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है आपके पास, आपको कहा जा रहा है सर कॉन्ट्रैक्ट बी स्टार्ट करें। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बी स्टार्ट करने का मतलब है ए को आपको बंद करना पड़ेगा। ए को इसलिए बंद करना पड़ेगा कि हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं है या मटेरियल या लेबर कि हम ए को चला सकें। तो सर जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन ए कमा रहा था तो सर मुझे उसको यहाँ कॉस्ट के तौर पे लेना पड़ेगा। से बी की सेलिंग प्राइस है 300 और बी की सर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है तकरीबन कोई 260। तो मैं कहूँगा यार इसकी वेरिएबल कॉस्ट में एक और चीज़ इंक्लूड करो, वो क्या है सर? लॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। वो कितने का भैया? वो 10 रुपये का है। तो सर इस प्रोडक्ट की जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन एडिशनल प्रॉफिट है वो है सर कोई 30 रुपये का। अब सर अगर यहाँ 1 रुपया भी आता ना, 1 रुपया भी इधर आता, तब भी मैं सर प्रोडक्ट बी को चलाता, ए को बंद कर देता। उसकी वजह ये कि ये जो है वो 30 रुपये, ये क्या है सर? ये है जनाब इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। ठीक है जी, ये इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है। अब आए सर अपने सवाल के ऊपर। अब मुझे वो कहें बताएं सर कि ये बंदा कह रहा है कि आपको दूसरी जगह 7.5 रुपये का जो है वो प्रॉफिट लूज करना पड़ेगा, सीएम लूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि सर जो भी स्टेटेड कॉस्ट है फर्स्ट 6 मंथ की जो कि 25 रुपये, उसमें मैं 7.5 रुपये ऐड कर दूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद सर तीसरी चीज़ जो दूसरी चीज़ है सर वो उसने मुझे ये बताई है कि ये तो स्किल्ड आवर्स के बारे में हो गया ना सर। सेमी स्किल्ड के बारे में कह रहे हैं द फर्म हैज़ करंटली अ सरप्लस ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर पेड एट फुल रेट बट डूइंग अनस्किल्ड वर्क। अच्छा जी, दोबारा सर उस पर जाता हूँ सर। अब मिसाल के तौर पर सर एक छोटी सी चीज़ हम और देख लें। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर सर एक कंपनी है जिसके पास काम हो रहा है
कॉन्ट्रैक्ट ए के ऊपर, ठीक है। अब सर एक कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट ए पे काम कर रहा है और हम उसको सैलरी पे कर रहे हैं से कोई 1 लाख रुपए की, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, काम क्या कर रहा है, बीकॉम वाला काम कर रहा है। सर हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बी। अभी हम सोच रहे हैं कि स्टार्ट करें ना करें, हमें यहाँ पे चाहिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, हमने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हमारे पास फारिग घूम रहा है, बराबर वाले कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है। उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम करते हैं यहाँ मूव, ठीक है। ये वाला जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसको हम करते हैं यहाँ मूव, ठीक है। ये यहाँ आ जाए, ठीक है। यहाँ आ जाए तो सर इसका मतलब है खर्चा अब 1 लाख यहाँ नहीं, हम यहाँ पे करेंगे, ये जगह खाली हो जाएगी। जब ये जगह खाली होगी तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा सर, एक बीकॉम का बंदा लाना पड़ेगा। बीकॉम का बंदा सर आपसे पैसे चार्ज करता है से 40,000 रुपये। अब मुझे एक बात बताएं, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये नया वाला, ये ना होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, अगर ये ना होता तो सर आपकी कॉस्ट आ रही थी कोई 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब आपकी कॉस्ट सर एडिशनल 1 लाख रुपए तो यहीं मूव हो गई, लेकिन एडिशनल कॉस्ट कितनी आ रही, 40। तो कॉन्ट्रैक्ट भी आने की वजह से आपको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ा, कितना सर, 40। ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बी के लिए। 2 कि 1 लाख वाला ये चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ जाके काम करेगा और ये बीकॉम यहाँ काम करेगा, लेकिन हम इसके बावजूद बीकॉम की सैलरी इसको एलोकेट करेंगे क्योंकि ये एडिशनल खर्चा इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आया, ठीक है जी। तो अब अगर मैं जाऊं सर, मेरे पास मुझे रेट कौन से लेने हैं सर, मुझे अब इसके लिए जो है वो समय स्किल्ड वाले के अनस्किल्ड वाले के रेट लेने, यानी 15 रुपये, ठीक है जी। यहाँ भी 15 रुपये सर, यहाँ 25 रुपये इसलिए कि शॉर्टेज शुरू में ही है बस। फिर उसके बाद वो कह रहा है जनाब द लेबर कंसर्न कुड बी ट्रांसफर्ड टू प्रोवाइड सफिशिएंट लेबर ऑन कॉन्ट्रैक्ट वुड बी प्लेस बाय अनस्किल्ड लेबर, ठीक है जी। सर जो अनस्किल्ड लेबर है वो कैजुअल लेबर टाइप का है, उसको वही प्राइस एलोकेट होनी चाहिए। अच्छा यहाँ था 15 और यहाँ 16 है, ठीक है। तो यहाँ हम 16 कर देते हैं, इधर 25 की जगह हम कर देते हैं 28.75, ठीक है जी। तो अब अगर मैं लेबर की कॉस्ट निकालूँ सर इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो दिस इनटू दिस, ये आ जाती है सर मेरे पास लेबर की टोटल कॉस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स की, और इसी तरह मेरे पास लेबर की सेकंड 6 मंथ्स की कॉस्ट। तो अगर मैं इसको एक साथ ही डाल दूं, लेबर इस मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट 6 मंथ्स, फिर लास्ट 6 मंथ्स, ठीक है। ये आ गई 78,685, ठीक है जी। अब सर मेरे पास और कुछ रहता है सर, जी हाँ सर। नीचे वो कह रहा है कि जनाब ओवरहेड्स आर जनरली एलोकेटेड इन द फर्म एट ₹18 पर स्किल्ड आवर्स एंड रिप्रेजेंट्स 13 फॉर फिक्स ओवरहेड एंड 5 फॉर वेरिएबल लोड। अब सर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एलोकेटेड कॉस्ट इररेलेवेंट होती है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रेलेवेंट होगी, तो मैं वेरिएबल कॉस्ट यहाँ डाल देता हूँ। सर वेरिएबल कॉस्ट है कितनी, सर वो कह रहा है 18 रुपये पर स्किल्ड आवर्स। हमारे पास स्किल्ड आवर्स हैं कितने सर, स्किल्ड आवर हमारे पास हैं सर 1350 एक उसमें और 1276 दूसरे में, ठीक है जी। और ये कह रहा है कि आप इसको मल्टीप्लाई करें किससे, 5 से, ठीक है जी। तो सर ये कॉस्ट आ गई मेरे पास। अब अगर मैं सारी कॉस्ट एडअप करूं सर, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट बनती है कोई 2,94,315। मैं इसको नाम दे दूं सर टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। अब इस टोटल रेलेवेंट कॉस्ट में हमने क्या ऐड करना है सर, मार्जिन ऐड करना है। पहले वो कह रहा है कि सर पहले रिक्वायरमेंट है 10% मार्जिन इज अर्न ऑन रेलेवेंट कॉस्ट। तो सर अगर मैं पहली सेलिंग प्राइस निकालूं अंडर अजम्पशन 1, सेलिंग प्राइस फॉर अजम्पशन 1, तो मुझे सिंपली सर इस कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना चाहिए 1.1 से, ठीक है जी। और अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूं अजम्पशन नंबर 2 की, उसमें क्या कह रहा है वो, कमीशन ओवर रेलेवेंट कॉस्ट इज इक्वल टू 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। का मतलब है रेलेवेंट कॉस्ट इज 85%, मैंने 85% से डिवाइड कर दिया क्योंकि 15% तो सेल्स का प्रॉफिट है। तो सर ये आ गई, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।